o'clock हो गया so okay जी Bismillahirrahmanirrahim. So Assalamu alaikum and good morning to all the audience. So thank you very much for being with us. So today we have a resource person, Professor Dr. Abdul Jalil, and Dr. Jalil will be talking about the exchange rate management and economic growth. So let me give you a brief introduction of Dr. Jalil. Otherwise, I am of the opinion कि वो कहते हैं ना कि मैं उसका नाम भी ना लूं तो लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है. So Professor Jalil is at present he is working at Pakistan Institute of Development Economics and on Shakrullah Durrani Memorial Chair of the State Bank of Pakistan. So prior to this, Dr. Jalil was associated with Quaid-e-Azam University, Islamabad, and he also worked as an executive director, Center of Excellence, CPEC. So Dr. Saab is the most suitable person for this talk, for the talk of the day, which is exchange rate management and economic growth. So why it is so that he had a chance to serve at State Bank of Pakistan as well as Deputy Director in the Monetary Policy Department. So we all are aware about the fact that apart from other certain factors, including interest rate and inflation, this exchange rate is also one of the most important determinant of a country's relative level of economic health. Because we all know that a higher valued currency makes imports less expensive and exports more expensive in the foreign market. So today, Dr. Saab will cover a brief history of the exchange rate management in Pakistan, and he'll also try to explain, assess the exchange rate performance and its impact on the economic activities. And finally, I would love if Dr. Saab suggests what is the way forward. And I have a request for the participants that it would be great convenience for us that you might have certain questions. So my request is that you can send all your questions to me via using the chat option. And by the end of the session, I'll ask the questions from Dr. Jalil on your behalf. So thank you, Dr. Saab. Thank you very much. And over to Dr. Jalil. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बड़ा जानरस किस्म का एक इंट्रोडक्शन कराने का. डॉक्टर साहब, ये मैंने जो प्रेजेंटेशन शेयर की है आपको नजर आ रही है? जी सर, विजिबल है. जी जी, ओके, दैट्स ग्रेट. डॉक्टर साहब, जो हमने ये जो आज का हम सेशन करेंगे ये बेसिकली हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा हम अ बिट स्लो, वी विल मूव विद अ बिट स्लो पेस और थोड़ा सा समझा के चलेंगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं हूँ मैं. सो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए चूंकि बनाया है ताकि उनको ये बात समझाई जा सके, इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम ना बड़े बेसिक से चलें. देखिए, जो एक्सटर्नल सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैक्रो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. ये आपको जिन कंट्रीज में एक्सटर्नल सेक्टर होता है, वो एक्सटर्नल सेक्टर आपको कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को न्यू मार्केट्स देता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग के लिए. और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जिस तरह किताब कहती है या लिटरेचर कहता है कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका दूसरी दुनिया के साथ अगर आपका कोई रिलेशनशिप डेवलप हुआ पड़ा है. अगर आपका एक्सटर्नल सेक्टर, अगर आप दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो आप एक डेवलपिंग लो लेवल ट्रैप में आप सेट हो जाते हैं और आप ग्रो नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप एक एक्सटर्नल सेक्टर में मौजूद होते हैं, तो एक्सटर्नल सेक्टर में मौजूद होने के बाद आप कंपैरिजन करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ कि आपका जो कंट्री है दूसरे कंट्री के मुकाबले में कितना अच्छा है या कितना बुरा है, या आपका एक्सटर्नल सेक्टर दूसरे कंट्री के मुकाबले में कितना अच्छा है या कितना बुरा है. अब जो एक्सचेंज रेट है एक्सटर्नल सेक्टर के होते हुए, एक्सचेंज रेट बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है इस रिलेटिव परफॉर्मेंस को. हम एक हमारे ज़हन में, एक दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि जिस कंट्री का एक्सचेंज रेट ज़रा अच्छा होगा, अप्रिशिएटेड होगा, वो दूसरे कंट्री के मुकाबले में ज़रा बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा, और जिस कंट्री का एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएटेड होगा, वो अच्छा नहीं होगा, वो ज़रा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा होगा. अच्छा, लेकिन अब ये बात उन कंट्रीज के लिए है जहां पे आपका एक्सचेंज रेट एक
ऐसी मार्केट में डिटरमिन होता है कि जो कि बिल्कुल एक फ्री मार्केट हो, फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट जिसे हम कहते हैं, कि बिल्कुल मार्केट आपको डिटरमिन कर रही हो, बीच में गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का कोई रोल ना हो, कि सेंट्रल बैंक उसको कोई डायरेक्ट करता हो या उसको गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट करती हो। ये बात उसके लिए उसके लिए है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपकी एक्सटर्नल सेक्टर के प्रेशर्स को, वो चाहे अच्छे प्रेशर्स हैं चाहे बुरे प्रेशर्स हैं। IMF की रिपोर्ट एक कहती है कि दुनिया में तकरीबन 29 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे एक्सचेंज रेट आपका एक फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट है, या यहाँ पे एक्सचेंज रेट मार्केट आपकी बड़ी फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो सिर्फ मार्केट ही उसको डिटरमिन कर रही होती है, बीच में सेंट्रल बैंक का या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। बाकी जितनी भी दुनिया है, बाकी जो 250 कंट्रीज हैं, उसमें अमूमन मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट रिजीम चल रही होती है। अच्छा, अब ये जो मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट रजीम है, ये आपका एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता यहाँ का एक्सचेंज रेट आपके एक्सटर्नल सेक्टर को। जो एक्सचेंज रेट है बेसिकली वो सिर्फ वो वाला पार्ट शो रहा होता है जिसको स्टेट बैंक जिसको सेंट्रल बैंक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसको मैनेज नहीं कर रहा होता है, जो कि अनमैनेज्ड पार्ट होता है। ये जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ अनमैनेज्ड, इसको मैं थोड़ा सा एक दो स्लाइड्स के बाद जाके मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये अनमैनेज्ड मैं किसे कह रहा हूँ। तो वो बेसिकली वो जो एक अनमैनेज्ड पार्ट होता है वो एक्सचेंज रेट उस चीज को शो कर रहा होता है। जो मैनेज होता है वो तो सेंट्रल बैंक ने या कंट्री ने अपने ऊपर ले लिया ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सचेंज रेट है ये सिर्फ हमारे यहाँ जो एक मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रजीम है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट एक क्लियरली डिपिक्शन नहीं है आपके एक्सचेंज मार्केट प्रेशर्स का। सेंट्रल बैंक इंटरवीन करते हैं मार्केट में, सेंट्रल बैंक इंटरवीन करने के बाद उसको एक्सचेंज रेट को या ओवर वैल्यू रखते हैं या अंडर वैल्यू रखते हैं। अब हमने यहाँ पे 3 बातें की हैं। एक हमने बात की है कि सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है और एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू रखा जाता है या एक्सचेंज रेट को अंडर वैल्यू रखा जाता है। देखिए, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है, एक इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है जो कि मार्केट में होना चाहिए, जो कि आपके जिसको मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जिसको बता रहे हैं कि ये एक्सचेंज रेट मार्केट में होना चाहिए। मतलब कि अगर वो डिमांड और सप्लाई या इजीली मार्केट खुद ब खुद वर्क कर रही है, और मिसाल के तौर पे कि आज हम कहते हैं कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल सेक्टर खराब है या अच्छा है, अगर अच्छा है पाकिस्तान का एक्सटर्नल सेक्टर तो आपका रुपया अप्रिशिएट होना चाहिए, और अगर खराब है तो फिर डेप्रिशिएट होना चाहिए, और इसको मार्केट डिटरमिन करे, इसको सेंट्रल बैंक या इसको गवर्नमेंट डिटरमिन ना करे। एक तो ये एक्सचेंज रेट है जो जिसको हम कह रहे होते हैं कि यार ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, और एक वो एक्सचेंज रेट है जो कि आपका प्रिवेल कर रहा होता है। इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को बेसिकली हम एक्सचेंज रेट मिस अलाइनमेंट कहते हैं। ये जो एक्सचेंज रेट मिस अलाइनमेंट है ये बेसिकली जितनी ज्यादा होगी ये इनकंसिस्टेंसी शो करेगी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स है आपके कंट्री के और आपकी जो प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट है। अब अब सेंट्रल बैंक कर क्या सकता है? सेंट्रल बैंक कर ये सकता है कि या तो एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू रखेगा या अंडर वैल्यू रखेगा। अब मैकेनिज्म क्या है इसको ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू रखने का? मैकेनिज्म ये है कि जिस वक्त सेंट्रल बैंक ये देखता है कि मार्केट में आपके जो लोकल करेंसी है उसके ऊपर प्रेशर है, इसका मतलब ये होगा कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड ज्यादा है, जो लोकल करेंसी है उसकी सप्लाई ज्यादा है, तो वो क्या करेगा कि वो फॉरेन करेंसी मार्केट में सेल करना शुरू कर देगा। जब वो मार्केट में सेल करेगा, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड जो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये डॉलर है हमारे केस में, अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है और अगर तो होगा क्या कि डॉलर का रेट बढ़ेगा, यानी कि 150 रुपए का डॉलर था तो 160 रुपए 170 रुपए डॉलर को होना चाहिए मार्केट के ऊपर। तो अब स्टेट बैंक यहाँ पे सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक डॉलर सेल करना शुरू करता है। जब डॉलर सेल करेगा तो वो जो रेट 150 से बढ़ के 160 रुपए होना चाहिए था वो नहीं होता, बल्कि स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक की इस एक्टिविटी की वजह से ये 150 रुपए पे दोबारा सेटल हो जाता है। तो ये जो डॉलर सेल किया है सेंट्रल बैंक ने अपने रिजर्व्स के साथ, अब उसके पास जो डॉलर पड़े हुए थे वो जो मार्केट में सेल किए हैं और उसके अगेंस्ट उसने लोकल करेंसी पाकिस्तानी रुपया खरीद लिया है, तो इसे हम कह रहे होते हैं कि ये सेंट्रल बैंक की डायरेक्ट इंटरवेंशन है कि उसने डॉलर सेल किया है और लोकल करेंसी परचेज किया। ऑन द अदर हैंड जैसे अगर आपके पास डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो
सेंट्रल बैंक क्या करता है कि सेंट्रल बैंक मार्केट में से डॉलर परचेज करना शुरू कर देता है, और उससे होता यह है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, और डॉलर आपका आपकी जो लोकल करेंसी उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आपका डॉलर 150 रुपए का है और 150 रुपए का होना चाहिए था, इसे कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। लेकिन अगर डॉलर आपका 170 रुपए होना चाहिए था, लेकिन आज की डेट में ये 158 रुपए का है, तो इसे कहते हैं कि आपने अपने रुपए को ओवर वैल्यू रखा हुआ है, कि एक्चुअली उसकी वैल्यू 170 रुपए बनती है मार्केट में, लेकिन आपने इस वक्त अपने रुपए को 158 पे फिक्स किया हुआ है, ये 158 पे आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने लोकल करेंसी को ओवर वैल्यू किया हुआ है। लेकिन अगर मार्केट में उसकी वैल्यू 160 रुपए बनती है, और अगर आप वो 170 रुपए मार्केट में इस वक्त बिक रहा है या खरीदा जा रहा है डॉलर, तो इसका मतलब है कि आपने अपने करेंसी को अंडर वैल्यू रखा हुआ है। अब लिटरेचर ये कहता है कि जहाँ पे करेंसी ओवर वैल्यूड होगी, वहां पे आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि इंपोर्ट्स को, जिस तरह अभी डॉक्टर बाबर साहब ने बताया, कि आप इंपोर्ट्स को अट्रैक्टिव बना रहे होते हैं, एक्सपोर्ट्स को आप मुश्किल बना रहे होते हैं, और अगर अंडर वैल्यू होगा तो आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो रही होती हैं और इंपोर्ट्स आपकी महंगी हो रही होती हैं, और आपका कंट्री एक बेहतर करंट अकाउंट की तरफ जा रहा होता है। ये बेसिकली एक दो चार डेफिनेशंस थी जो कि हमने इसी स्टेज पे आपको कन्वे कर दी हैं। देखें, अब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता क्यों है? हम जिस तरह अभी हमने ये कहा है ना कि डॉलर 150 रुपए का होना चाहिए था, बजाय थ्योरी ये कहती है कि अगर महंगा हो जाता है या फॉरेन करेंसी महंगी हो जाती है, तो हमारा अगर करेंसी अंडर वैल्यू हो जाती है, तो वो हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में ज़्यादा हेल्प करेगा और इम्पोर्ट्स को कम करने में हेल्प करेगा, करंट अकाउंट हमारा बेहतर हो जाएगा और हमारा इकॉनमी एक ग्रोथ की तरफ, एक अच्छे पाथ की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। बेसिकली इसके पीछे जो एक दिमाग काम कर रहा होता है वो बेसिकली पॉलिटिकल रीजंस हैं, कि एक बड़ा मैसेज जाता है कि जी देखें जी, रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, कि अगर आप करेंसी को अंडर वैल्यू रखते हैं तो एक बड़ा वो आता है, बात आती है पॉलिटिकली, एक हिट पड़ती है डेवलपिंग किसी भी कंट्री में पर्टिकुलरली, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में इसको ज़रा ज़्यादा माइंड किया जाता है कि जी आपका देखें करेंसी जो है ना वो डेप्रिशिएट हो रही है और मुसलसल डेप्रिशिएट होती चली जा रही है, और इसलिए आप इस करेंसी को ओवर वैल्यू रखते हैं। और ये इस ओवर वैल्यू रखने के लिए ये कंट्रीज मुसलसल इंटरवीन कर रहे होते हैं, और जो मुसलसल इंटरवीन कर रहे होते हैं ये उस वक्त तक इंटरवीन करते चले जाते हैं जब तक इनके पास इतनी स्पेस होती है, इनके पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े होते हैं कि जब तक वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ओवर वैल्यूएशन है ये एक हाईली अनसस्टेनेबल पार्ट है, इसलिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, अगर आपके पास पागलों की तरह डॉलर आ रहे हैं और बेतहाशा डॉलर हैं और बिलियंस डॉलर्स पड़े हुए हैं और आपको कोई परवाह नहीं है, फिर तो आप इसको फिक्स एक्सचेंज रेट पे रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मसला है। अगर आप इसको अंडर वैल्यू रखें, ओवर वैल्यू रखें, इफ यू डोंट नीड द डॉलर्स देन देयर इज नो इशू। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में जो बड़ा इशू है वो ये है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता ही कम है। जब वो कम होता है तो उससे मतलब इसका ये है कि वो थोड़े दिनों के बाद आप 2 4 6 महीने ये प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद होगा ये कि आपके डॉलर आपके जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, और ये आप ऐसा नहीं होता डेवलपिंग कंट्रीज में, अमूमन ऐसा नहीं होता कि आपने अगर 2 4 महीने अगर आपने अपने डॉलर को या अपने रुपए को अगर आपने स्टेबल रखा और उसके बाद आपने मार्केट पे छोड़ा तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस हैं, हमारे यहाँ इशू ऐसा है कि हमारे कंट्री जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें एक्सपोर्ट्स का और इम्पोर्ट का एक मिसमैच है ही है, या कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का ये एक ऐसा एक मिसमैच है कि मतलब वो उसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। तो होता क्या है, होता अल्टीमेटली ये है कि एक दिन ऐसा आता है कि आपका डॉलर एकदम से कोई 10 12 15 20% डेप्रिशिएट होता है, 40% 20% 30% डेप्रिशिएट होता है, और उसको हम कह रहे होते हैं कि हमारा करेंसी ओवरशूट कर गई है। और वो वजह उसकी क्या होती है कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो चुके होते हैं, स्पेकुलेटिव अटैक्स होते हैं, और आपका करंट अकाउंट ये करंट अकाउंट आपकी वो जो आउटलुक है वो उसकी वो खराब हो रही होती है। तो अल्टीमेटली आपको ये ऑप्शन लेना पड़ता है कि ओके इसको थोड़ा सा डेप्रिशिएट होने दें, वो थोड़ा सा जो डेप्रिशिएट है फिर वो आपका एक और तरह के स्पाइरल में चला जाता है, जो कि आप मुसलसल देख रहे होते हैं। रिसेंटली आपने फिनोमेना देखा कि 104 5 जो ही नई गवर्नमेंट आई इमरान खान की, तो साल में और 1.5 साल में तकरीबन ये 170 रुपए पे चला गया था, 168 रुपए पे चला गया था। पाकिस्तान जो पाक रुपी है
ये इस सारी चीज को एनालिसिस करने का एक बड़ा क्लासिक केस है कि पाकिस्तान ने पिछले 70 साल में जो तीन बड़ी वो हो सकती थी रिजीम्स, वो हमने एक्सपीरियंस की हैं। 1981 तक 1981 तक हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में रहे हैं। उसके बाद हमने एक मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट रिजीम अडॉप्ट किया 1982 से लेकर 1998 तक। मैनेज फ्लोट का मतलब यह है कि हम डिफरेंट टाइम्स पे आप बता के इंटरवीन करते हैं कि जी अब हम इससे ऊपर जाने नहीं देंगे या इससे नीचे आने नहीं देंगे। और 98 के बाद आप जिसको आप एक सो कॉल्ड मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रिजीम कह रहे थे कि बेसिकली मार्केट ही वो करेगी। लेकिन जो काम करने वाले हैं एक्सचेंज रेट मार्केट में, या जो काम करने वाले हैं जिनका एक्सटर्नल सेक्टर में, वो दे नो इट वेरी वेल कि पाकिस्तान ने कभी भी एक्सचेंज रेट को उसकी मार्केट वैल्यू पे नहीं छोड़ा है, वो बल्कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो इंटरवीन करते रहे हैं। ये एक सिंपल सा ग्राफ देखें, पाकिस्तान ने जो पहले जो गुजारे हैं 30 साल, उसमें उसने 2 दफा डिवैल्यू किया है एक्सचेंज रेट को। एक उसने 1955 में डिवैल्यू किया और एक उसने 71 में उसने एक डिवैल्यू किया, जिस मतलब वेरी वेरी वेल नोन एक्सचेंज रेट हमारा जो करेंसी क्राइसिस था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रजीम रखने का मतलब क्या है? फिक्स्ड, जिस तरह भी हमने कहा कि जिस वक्त भी मार्केट में ऐसा प्रेशर आएगा, ऐसी चीज आएगी कि आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होना चाहिए था, तो आपने अपने डॉलर मार्केट में सेल करके अपने डॉलर अपने स्टेट बैंक ने या सेंट्रल बैंक ने अपने मार्केट डॉक्टर उसमें इंटरवीन करके उसने उस एक्सचेंज रेट को वहीं पे रखे। तो इसका मतलब यह है कि आपने इस लॉन्गर टर्म पीरियड में बहुत सारा जो एक्सचेंज रेट जो अपने रिजर्व्स थे वो आपने मार्केट में उसको थ्रू डॉलर्स आपने इंटरवेंशन करी और बहुत सारे डॉलर आपने सेल किया। और जो जहां कहीं भी मतलब अभी आप अगर कभी ये जो कंट्रीज आज भी जहां कहीं भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रजीम है मौजूद है, वहां पे इसी तरह से हो रहा है, और वो अपने बेतहाशा डॉलर्स वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो अपने मार्केट में वो दे रहे होते हैं। दूसरी एक्सचेंज रेट जो रजीम है जिसको हम 1982 से 1998 तक कहते हैं, वो 10 रुपए का डॉलर था 1981 में। हमने तकरीबन कोई 18 सालों में हम 10 रुपए से डेप्रिशिएट होते 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 हम तकरीबन 45 रुपए तक आए। यानी कि हमने इसमें हमने ये कहा जी कि हमने मैनेज्ड फ्लोट रखा है कि जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे उसको डेप्रिशिएट करने की तो हमने डेप्रिशिएट होने दी, और जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे हमने उसको होने दिया। लेकिन अगर हम मंथली डेटा इसका प्लॉट करें, इसकी एवरेज लें, तो जो अरिथमेटिक मीन है वो ये बताती है कि यार कि हमारा जो रुपया है वो तकरीबन 0.75% डेप्रिशिएट हुआ है मंथली। लेकिन अगर हम इसका मीडियन लें ना, तो मीडियन तकरीबन बनता है हमारा 0.32% डेप्रिसिएशन मंथली। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका मीडियन और मीन में अगर डिफरेंस है, जिसका मतलब ये होता है कि डेफिनेटली देयर आर सम आउटलायर्स। यानी कि मीडियन आपकी मिडिल वैल्यू होगी ना, तो इसका मतलब है कि आपके इस टेल पे और दूसरे लेफ्ट वाली टेल पे और एंड वाली टेल पे कुछ बड़ी बड़ी वैल्यू पड़ी हुई है। इसका एक सिंपल सा मतलब ये था, मतलब ये है कि आप बहुत रिलक्टेंट हैं आपने कि इसको आप उसको डेप्रिशिएट होने दें। तो आपने डेप्रिशिएट उसी वक्त होने दिया, आपने काफी अरसे तक इसको, आप ग्राफ देखें ना, बहुत लंबे अरसे तक आपको लगता है कि यार कि ना ये तकरीबन एक स्टेबल रहा, और उसके बाद फिर एक जंप आता है और फिर एक जंप आता है और फिर एक जंप आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रूली मैनेज फ्लोट नहीं था। जो हमारी सेंट्रल बैंक की जो हमारे पॉलिसी मेकर थे उनके जेन में कहीं ना कहीं था कि हमने एक लंबे अरसे तक इसको एक स्टेबल रखना है। और मतलब वो जो कि आप ग्राफ देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे जंप्स नजर आ रहे हैं, और जंप्स ये शो करते हैं कि एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं थी। Then we moved to एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट regime। हमने ये कहा कि हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट regime में जाएंगे। मार्केट बेस्ड का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक ट्राई करता है कि वो लीस्ट इंटरवेंशन हो। इंटरवेंशन वहीं पे हो जहाँ पे ना बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बन रही हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बन रही हो, तो वो एक लीस्ट इंटरवेंशन के साथ स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक मूव कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि एक 2001 से लेके और 2008 तक या 7 तक बिल्कुल एक तकरीबन एक रेंज में 58 और 60 रुपए के रेंज में आपका रुपया रहा। और फिर ये बड़ा एकदम से करेंसी ओवरशूट आया, बहुत एक बड़ा सारा जंप आया 60 से ₹60 से लेके आप ₹80 पे गए विद इन 2 और 3 और 4 मंथ। देन अ वेरी ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन, और फिर एक जाके तकरीबन 2012 में 2013 12 से ज़रा पहले एकदम से फिर आपका करेंसी डेप्रिशिएट हुआ।
और फिर अब 2011 से लेकर 2018 तक आपने एक बहुत लंबा अरसा ट्रैंक्विलिटी का देखा, 4-5 साल, और उसके बाद फिर एक दफा जब ये नई गवर्नमेंट आई और आपके सामने जो भी हुआ, मतलब वो 101-102 रुपए से निकल के आप तकरीबन 167-68 रुपए को भी टच किया, और फिर आप वापस आप 2158 रुपए पे आए खड़े हैं। मतलब ये मार्केट बेस्ड है, मतलब आपको समझ आनी चाहिए, देखने में नजर आना चाहिए कि ये मतलब इट इट कहने को ये मार्केट बेस्ड है, लेकिन ये नजर नहीं आ रही कि ये मार्केट बेस्ड है, कि मार्केट बेस्ड में ऐसा होता नहीं है। मतलब एक स्मूथ ट्रांजिशन होती है, लेकिन आप एक नए 2-4 साल आप एक टाइम पीरियड में रहे, फिर एक करेंसी ने जंप लिया और फिर वो दिया। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो स्मूथ जो काफी अरसे तक एक रेट पे रहा है, ये किस कॉस्ट पे रहा है। ये मैंने एक डेटा प्लॉट किया है। ये जो कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, जो बार्स नजर आ रही हैं, ये आपको ये स्टेट बैंक इंटरवेंशन है। इसका जो स्केल है वो आपके राइट साइड पे है, यानी कि इतने मिलियन US डॉलर आप मंथली बेसिस पे आप इंटरवीन कर रहे हैं। आप जरा 2011-12 से शुरू करें और आप आ जाएं 2018-19 तक, तो कोई महीना ऐसा नहीं था जिसमें आपने 300-400 मिलियन डॉलर आपने मार्केट में सेल ना किए हों, सिर्फ अपने एक्सचेंज रेट को एक जगह पे फिक्स करने के लिए। यानी कि आपने 2 बिलियन डॉलर भी और 1 बिलियन डॉलर भी और 1.5 बिलियन डॉलर भी आपने टाइमली आपने किसी किसी टाइम आपने उसको सिर्फ आपने किस लिए कि आप एक एक्सचेंज रेट को आप एक स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं, या आप एक स्टेबल नहीं, आप एक जगह पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आपके पास खत्म होते हैं रिजर्व्स, फिर ये होता है कि जिस वक्त आपके पास कोई चांस नहीं है, तो फिर आप उसको जिस वक्त छोड़ते हैं, तो वो एकदम से 10-20 रुपए या 10-12-15-20% एकदम से वो शूट करके फिर वो एक नई वाली जगह पे सेटल हो जाता है। यही हाल आपने 2008 में देखा, और यही हाल आपने जरा पीछे भी चले जाएं तो जहां पे कहीं पे आपने इंटरवेंशन, ये जो आपको बार्स नजर आ रही हैं पॉजिटिव साइड पे, ये हमारी सेल है। जो नेगेटिव साइड पे नजर आ रही है, ये हमारी परचेज है। अमूमन जो हमारा जो मतलब इसको ये समझें कि ये जो पॉजिटिव साइड पे ये हमारी सेल है, और जो हम नेगेटिव साइड पे ये परचेज है। जिस वक्त हम डेटा बनाते हैं तो ये उल्टा होता है, हमने सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको प्लस माइनस किया हुआ। अच्छा, अब ये एक और ग्राफ प्लॉट किया है, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। ये बेसिकली आपके रिजर्व्स हैं। एक जो ब्लू लाइन है ये एक्सचेंज रेट है, और जो आपकी ऑरेंज लाइन है ये हमारे एक्सचेंज रेट रिजर्व्स हैं। कि देखें आपने, आप शुरू होना, ये जो स्केल नीचे बना हुआ है, 2003 में से लेके या 2002 से लेके आपने एक्सचेंज रेट को एक नंबर पे रखने की कोशिश की, और जिससे कहते हैं आप 2006-2007 में आए तो आपके जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये गिरने शुरू हुए, और फिर 2008 में एकदम से ये डिप आया और आपको एक्सचेंज रेट को मूव कराना पड़ा ऊपर की तरफ। लेकिन ये वही डिप है 2008 जहां पे आपको IMF जाना पड़ा डॉलर्स के लिए, लोन के लिए। फिर आपने एक थोड़ा सा टाइम गुजारा, फिर आपने जैसे कि 2011-12 में फिर आपने इसको एक दफ़ा स्टेबल रखने की कोशिश की, और वो स्टेबल किस कॉस्ट पे आपने रखा, वो हमने पिछली डायग्राम में देखा था कि आपने एक्सचेंज रेट इंटरवेंशन कर रहे हैं, और ये इंटरवेंशन आप मार्केट में दे रहे हैं एक्सचेंज रेट स्टेबल करने के लिए। एंड देन जिसके तहत आपको फिर एक दफ़ा एक्सचेंज रेट आपका एक्सचेंज रिजर्व्स आपके गिरने शुरू हुए, और फिर आपको 2013 में जाना पड़ा IMF प्रोग्राम में। जो आपको लंबे कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये जो इस वक्त ये ब्लैक कॉलम्स, ये बेसिकली वो टाइम पीरियड है जब जिस वक्त आप इसमें IMF प्रोग्राम में गए। फिर आपने 2012-13 से जिस वक्त आपके पास डॉलर आ गए, आपने फिर दोबारा मार्केट को इंटरवेंशन करनी शुरू कर दी, आपने एक्सचेंज रेट एक जगह पे स्टेबल रखने की कोशिश करी, और फिर 2018 में इस वक्त आपके पास फिर एक मतलब एक्सचेंज रिजर्व्स आपके डिप्लीट हुए, और देन यू वंस अगेन मूव टू IMF, और मुसलसल आपका एक्सचेंज रेट भी डेप्रिशिएट हुआ। यानी कि जो केस सेटल किया जा रहा है, वो केस ये बनाया जा रहा है इस वक्त कि आप मुसलसल इंटरवेंशन सेंट्रल बैंक कर रहा है आपकी एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए, और कॉस्ट उसकी क्या है, बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उसने मार्केट में सेल किए हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि आपको कुछ साल 2 साल तो आप ये काम करते रहते हैं, और उसके बाद एकदम से आपका एक्सचेंज रेट भी डेप्रिशिएट हो जाता होता है। तकरीबन ये जो ब्लैक डॉट्स ऊपर आपको नजर आ रही हैं, ये हमारे IMF के प्रोग्राम्स हैं। जब IMF के पास आप लोन लेने के लिए जाते हैं, और IMF जैसे कहते हैं आपको कंडीशनैलिटीज पे लेके आता है, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको उसको माननी पड़ती हैं। और इसमें एक ये होता है कि आपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना होता है। स्टेबलाइज करने में बहुत सारे मेजर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। पिछले 35 सालों में आपने तकरीबन कोई 15
IMF के प्रोग्राम किए हैं। ये ब्लैक डॉट्स आप गिन सकते हैं, ये तकरीबन ये पिछले 35 ईयर्स में 15 प्रोग्राम्स हैं। ऑन एवरेज निकाल ली जाए तो हर 2.5-3 साल के बाद तकरीबन हम IMF पे हैं। जब हम IMF के हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ग्रोथ स्टेबलाइजेशन पे गए। और अमूमन हमारे जो वाइस चांसलर हैं वो यही कहते हैं कि यार पिछले 3 सालों में हमने जो प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और हमने ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज किया है। तो आप ये जो लीनियर ट्रेंड नजर आ रहा है, ये लीनियर ट्रेंड यही नजर आ रहा है ना कि आप बिल्कुल एक नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, राइट, विद IMF प्रोग्राम। यानी कि ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ग्रोथ सिर्फ एक्सचेंज रेट की वजह से खराब है, ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सचेंज रेट भी एक इसमें काज है कि आपके पास जैसे कहते आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट होते हैं। जब डिप्लीट होते हैं यू हैव टू अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्शंस के लिए आपको IMF जाना पड़ता है। जब आप IMF जाते हैं तो फिर IMF अपनी कंडीशनैलिटीज के साथ आता है। जब IMF अपनी कंडीशनैलिटीज के साथ आता है आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स कट करने पड़ते हैं। और अमूमन हम जो एक्सपेंडिचर कट कर रहे होते हैं वो आपके डेवलपमेंट साइड के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। वो जो डेवलपमेंट साइड के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हमारी ग्रोथ के ऊपर आपको हिट दे रहे होते हैं। और हम करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर भी, वो एक अलग बहस है, वो हम फिर किसी वक्त इसको डिस्कस करेंगे। देखें, अब जो बात अभी तक हम सेटल कर चुके हैं वो ये कर चुके हैं कि यार ये जो एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू रखना है ना, ये हमारे यहाँ एक्सेप्शंस नहीं था, ये नॉर्म है जो हमने पिछले 30-40 साल में हमने वो एक्सपीरियंस किया है, राइट। एक पर्टिकुलर माइंडसेट है जो कि वो ये कहता है कि यार क्या ना आप पैसे इंजेक्ट करते चले जाएं मार्केट में और एक्सचेंज रेट को जो है ना वो एक डिजायरेबल लेवल पे रखें। वो मेरे एक दोस्त हैं वो इसको लफ्ज यूज करते होते हैं कि यार कि हमारा ये एक अननेसेसरी लव विद एक्सचेंज रेट है। तो होता क्या है कि एवरी टाइम कंट्री एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है कि जहाँ पे हम IMF के दरवाजे पर बैठे होते हैं। ज्यादा लंबी पीछे हिस्ट्री ना देखें आप, पिछले जो 3 IMF के प्रोग्राम हमने किए हैं 2008, 2013 और 2019, उसके जो सर्कमस्टांसेस थे, उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट था वो बिल्कुल सेम था। 2008 के IMF प्रोग्राम के जब हम गए क्यों? हमने अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज रखा अराउंड 60 के ऊपर, 58, 57, काफी लंबे अरसे तक। और हमने इन 3-4 सालों में सिर्फ 1.3% रुपया डेप्रिशिएट होने दिया। हमने इंक्रीमेंटल एक्सटर्नल डेट हमने इनकर किया तकरीबन $8 बिलियन। इंक्रीमेंटल एक्सटर्नल डेट का मतलब यह है कि जितना डेट पहले मौजूद था उसके बाद हमने तकरीबन इन 2-3 सालों में हमने जो एक्सटर्नल डेट लिया वो हमने $8 बिलियन लिया। लेकिन हमारे अब वो जो एक्सटर्नल डेट हमने लिया वो हमारे रिजर्व्स में नजर आना चाहिए था, लेकिन हमारे रिजर्व्स बढ़े 2-3 बिलियन डॉलर, अराउंड 3 बिलियन से कम है, लेकिन मैंने बी ऑन द सेफर साइड नंबर $3 बिलियन का लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये $4-5 बिलियन ही है हमने किसी न किसी चक्कर में किसी और जगह पे लगाए हैं। वो कहाँ पे लगाए हैं? अगर आप ग्रोथ की इक्वेशन के साथ हम रिजर्व्स की इक्वेशन के साथ देखें तो हमें सिर्फ एक ही जगह पे नजर आती है, वो इंटरवेंशन है। जैसे कि हम प्रोग्राम में गए हैं, प्रोग्राम में जाने से पहले हमने अपने करेंसी को 32% डेप्रिशिएट करना पड़ा और साथ ही हम तकरीबन 44% रिजर्व्स डिप्लीट कर चुके थे अपने। यानी कि आपने 3 सालों के अंदर 2.5 से 3, 2005, 6, 7, 3 सालों में आपने करेंसी डेप्रिशिएट होने दी 1.3%। प्रोग्राम में जाने के लिए प्रोग्राम की कंडीशनैलिटीज थी, हमारे कंडीशनैलिटीज नहीं थी। अब जो समझें कि हमारे पास रिजर्व्स खत्म हो चुके थे तो हमने इसको मार्केट पे छोड़ा, तो हमारा तकरीबन 32% हमारा उनको एक विद इन 2 और 3 मंथ्स हमारा डेप्रिशिएट हुआ और हमारे जो रिजर्व्स डिप्लीट हुए वो 44% थे। ऑन द काउंटर पार्ट हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जो हमारा इंटरेस्ट रेट था हमें 5% तक ऊपर लेके जाना पड़ा, 500 बेसिस पॉइंट। जिससे कहते आप जानते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्रोमाइज होती है। जब इन्वेस्टमेंट कंप्रोमाइज होती है तो आपकी अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ कम हो रही होती है। यानी कि हमने डेट भी इनकर करा, हमने रुपया भी डेप्रिशिएट करा और हमने रिजर्व्स भी डिप्लीट कराए और हमने इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज करा और हमने उसकी थ्रू हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हिट खाई और फैक्टर प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी हिट खाई। फिर आया 2013 का प्रोग्राम। हमने 2013 के प्रोग्राम में अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज करने की कोशिश की, तकरीबन 87 रुपए के आगे पीछे। हमने 2010, 11, 12, 3 सालों में रुपया डेप्रिशिएट होने दिया 1.7%, राइट। हमने जो इंक्रीमेंटल डेट इनकर किया वो तकरीबन $6 बिलियन था और लेकिन हमारे रिजर्व्स गिर चुके थे $2 बिलियन से, राइट। और हम जिस वक्त अप्रोच किया हमने उसको IMF को, तो उस वक्त हमारे जो करेंसी को हमें 15% डेप्रिशिएट करना पड़ा और हमारे रिजर्व्स डिक्लाइन हो चुके थे 40% तक और मॉनेटरी पॉलिसी से हमने इंटरवीन किया विद 100 बेसिस पॉइंट। मतलब तकरीबन ये वही एपिसोड है जो पिछली वाली एपिसोड, जो 2008 की एपिसोड थी वही 2013 की एपिसोड है। 2018 के एपिसोड देखें,
आपने डॉलर को मैनेज करने की कोशिश की 104 रुपए के ऊपर। आपने 2015, 16, 17 3 सालों में आपने एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट होने दिया 3.5%, राइट। इंक्रीमेंटल डेट आपने इनकर किया तकरीबन 18 से 19 बिलियन डॉलर, लेकिन आपके जो रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर बढ़े। बाकी पैसा किधर गया? बाकी आपने एक्सचेंज रेट, आपने एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपने इंटरवीन किया। जैसे कहता आप IMF के प्रोग्राम में गए, आपको करेंसी को डेप्रिशिएट करना पड़ा 26%, 104 रुपए से डेप्रिशिएट होकर 130, 126, 127 रुपए डॉलर हुआ था, और आपके रिजर्व्स डिक्लाइन हुए 32%। और आपको मॉनेटरी पॉलिसी से आपको इंटरवीन करना पड़ा तकरीबन 475 बेसिस पॉइंट, 500 बिलियन, 4.75%। कहने का मतलब ये है कि आप का एक टिपिकल माइंडसेट है जो कि आप एक जगह पे एक्सचेंज रेट को वो करना चाह रहे होते हैं, स्टेबल करना चाह रहे होते हैं। अभी तक हमने जो किया वो ये हमने ये किया कि पाकिस्तान ने मार्केट वैल्यू के ऊपर एक्सचेंज रेट को नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान स्टेट बैंक ने मुसलसल इंटरवेंशन करी है एक्सचेंज रेट मार्केट में, राइट। और उससे हमने हिट खाई है अपने एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर, उसके ऊपर हमने हिट खाई है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के ऊपर, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था तो वी हैव टू अप्रोच टू IMF। अगर आप इसको जरा ज्यादा बेहतर अंदाज में समझना चाहते हैं तो हमारे रिसेंटली 3-4 नॉलेज ब्रीफ हैं वाइट की वेबसाइट के ऊपर, एक्सचेंज रेट के ऊपर है, करेंसी क्राइसिस के ऊपर है। एक हफ्सा डॉक्टर हफ्साइना है, एक उनका है, 2 मेरे हैं, और एक्सचेंज रेट पास थ्रू के ऊपर है। तो ये आपको जरा बेहतर डिटेल जरा बेहतर डिटेल में ये सारी एपिसोड्स आपको मिल जाएंगी। करेंसी क्राइसिस के ऊपर भी, IMF के ऊपर भी, एक्सचेंज रेट प्रेशर्स के ऊपर भी, एक्सचेंज पास थ्रू के ऊपर भी। देखिए ये तो हमने कर लिया ना, हमने कहा एक हमने करबलाई माहौल बना के आपको बता दिया कि देखें जी कि ये हालात ऐसे, वो हमने बहुत सारे डॉलर मार्केट को पिला दिए, और हमने एक्सचेंज रेट हमने वो स्टेबल किया हुआ था, और ये किया हुआ था, और वो किया था। एक्चुअली इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमी के ऊपर? क्या इससे कोई बेहतर इम्पैक्ट हुआ? अगर होता है ना, समटाइम्स ऐसे होता है कि यार लेट्स सी कि अगर चले, हमने डॉलर होते किस लिए हैं? इसीलिए होते हैं ना कि इकोनॉमी की बेहतर के लिए होती है। अगर इकोनॉमी बेहतर हुई है तो क्या इशू है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इकोनॉमी बेहतर नहीं हुई है, अगर उससे कोई और चीज खराब हुई है, तो मतलब फिर हमने ये है कि हमने हमने डुअल मिस्टेक करी है। समझने के लिए हमने सिर्फ ये किया है कि हमने ना बहुत सारे इंडिकेटर्स लिए जा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 इंडिकेटर लिए हैं बड़े, और एक हमने उसके बाद अपना हमने एक्सचेंज रेट मिसअलाइनमेंट हमने कैलकुलेट किया है। एक हमने लिया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशोज। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो का मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसका क्या है। फिर उसके बाद हमने दूसरा मेजर लिया है SPP रिजर्व्स टू M2 रेशो। इसको हम डिटेल में करते हैं क्या है। देखिए हमने असेसमेंट करने के लिए क्या किया है, हमने एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशो लिया है। इसका मतलब यह है कि न्यूमरेटर में आपका एक्सपोर्ट है, डिनोमिनेटर में आपकी इंपोर्ट्स है। अगर आपकी ये रेशो इंक्रीज हो रही है 1 से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रही है और इंपोर्ट्स कम हो रही है। और अगर ये डिक्रीज हो रही है 1 से, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप बेसिकली आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हो रही हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि आप ट्रेड डेफिसिट इनकर कर रहे हैं। यूं कह लें कि आपने कोई ऐसी पॉलिसी अपना रखी है कि जिससे आपका जो इंपोर्ट्स हैं वो सब्सिडाइज्ड हो रही हैं, लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स पहले से कम कर रहे हैं। मतलब इसका इम्प्रूव होना, इस रेशो का ऊपर 1 से ऊपर की तरफ जाना, ये शो करेगा कि ये आपकी इकोनॉमी बेहतर हुई है। और अगर ये पहले से कम हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इकोनॉमी पहले से, आपका एक्सटर्नल सेक्टर या ट्रेड डेफिसिट आपका खराब हो रहा है। देखिए ये 2 साइमल्टेनियस ग्राफ मैंने प्लॉट किए। लेफ्ट साइड पे आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम का दौर है, और उसके बिल्कुल राइट साइड पे आपकी एक रेशो मैंने प्लॉट किया है, डेटा उठाया और वो मैंने एक रेशो प्लॉट किया है। आप 55 के बाद से देखें रेशो ने कम होना शुरू हुआ है, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम आप उसने आपकी जो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशो है उसको आपने उसको डिटेरियोरेट करना शुरू किया। और 30 सालों में हमने जो हमारी जो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशोज थी, वो हमारी जो 1 से ऊपर थी, अराउंड 2 थी, वो डिप्लीट होते 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 तकरीबन वो 0.4 के अराउंड वो सेटल हो गई। कहने का मतलब यह यहाँ पे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम ने आपकी जो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशो है, या आपका जो ट्रेड अकाउंट है, या आपका एक्सटर्नल सेक्टर है, उसको उसने नेगेटिवली हिट किया है। जब आप आते हैं मैनेज्ड फ्लोट रिजीम में, तो मैनेज फ्लोट रिजीम में आपका एक तो डॉलर महंगा हुआ, 10 रुपए से निकल के आप तकरीबन 45-46 पे गए, और आपका जो
एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट रेशियो है ये अब बिट बेहतर हुई। बेहतर से मुराद ये है कि ये अभी 1 पे नहीं गई, मतलब इन जो 18 सालों में ये 0.4 से इम्प्रूव होके 0.8 पे गई। लेकिन यानी कि यहाँ से जो आपका ट्रेड डेफिसिट था वो ट्रेड डेफिसिट ट्रेड सरप्लस में नहीं गया, बल्कि ये हुआ कि ट्रेड डेफिसिट पहले से कम होना शुरू हुआ। यानी कि अब ये कह सकते हैं सामने सामने की जो मैनेज फ्लोट रेजीम था वो अबिट वो बेहतर है एज कंपेयर टू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजीम में, अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट रेशो को वो एनालिसिस करें। लेकिन अभी इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर कि ये भी इसमें भी एक थोड़ा सा इशू है हमें। फिर आते हैं आप अपनी मार्केट बेस के ऊपर। मार्केट बेस आपने देखें कि आपका जो डॉलर था वो तकरीबन 40 रुपये 45 रुपये से निकल के तकरीबन वो 160 पे आजकल ट्रेड हो रहा है। वो 160 रुपए तक गया, लेकिन कंटिन्यूसली यू स्ट्रगल्ड विद योर एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट रेशो जो कि 0.8 के अराउंड थी, अब वो होते होते 0.4 है। यानी कि आपने एक तो रुपया डेप्रिशिएट हुआ, आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दिए, आपने इकोनॉमी के ऊपर हिट लिया। और जो एक्सटर्नल देखें, जब भी आपने जिस तरह डॉक्टर बाबर ने शुरू में इंट्रोड्यूस कराया था तो उसमें ये कहा था कि देखें जब एक्सचेंज रेट है, जब भी हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो एक्सचेंज रेट को हम इसी तरह से करते हैं ना कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो सस्ती होंगी और इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, और वो जो हमारा y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वो जो नेट एक्सपोर्ट वाला कंपोनेंट है वो बढ़ेगा तो ओवरऑल ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो मतलब हमें नजर आ रहा है कि हमने ये वाला टाइम पीरियड हमने इसमें एंजॉय नहीं किया है। इसमें और बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन एक्सचेंज रेट इसमें और बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि जी एक्सपोर्ट सेक्टर का ये मसला है तो इम्पोर्ट सेक्टर का ये मसला है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कंपिटिटिवनेस का भी मसला है, एक्सचेंज रेट भी कुछ ना कुछ डेटा इज स्पीकिंग दैट देयर इज सम प्रॉब्लम कि ये भी एक इशू है हमारे पास। देखिए एक और रेशो है उसको भी देख लेते हैं। ये है कि रिजर्व्स टू बेस मनी रेशो एम नॉट, रिजर्व्स टू एसपीपी, रिजर्व्स टू एम नॉट। एसपीपी रिजर्व, इसका मतलब ये होगा कि अगर अगर आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, अगर आपकी ये रेशो बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहा है, या जो आपने करेंसी प्रिंट करनी है उसके मुकाबले में आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा है। और अगर ये डिप्लीट हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम है, लेकिन आपने उसके मुकाबले में करेंसी ज्यादा इशू कर रखी है। जिस वक्त ये रेशो डिप्लीट गिर रही होती है नीचे की तरफ तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं है, वो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर आप स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस का मतलब यही है कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो आपके पहले से गिर रहे हैं। वो जो हमने मैनेज्ड फ्लोट वाला देखा था ना, जहां पे हमने कहा था कि देखें जी हमारी जो हमारी एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट रेशो बढ़ रही है, बेहतर हुई है, साइमल्टेनियसली ये हुआ है कि उसी अगर टाइम पीरियड को अगर आप प्लॉट करें तो आपका जो एसपीपी रिजर्व्स है और जो मनी है मतलब वो गिरी है। मतलब वो कोई और वजह हो सकती है जिससे आपकी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट बढ़ी होंगी, लेकिन आपने हिट खाई है अपनी एक्सचेंज रेट रिजर्व्स के ऊपर भी। और ये बिल्कुल वही टाइम है, अगर आपको याद हो कि यहाँ पे हमारे तकरीबन को ना हमने इन 5-4 सालों में 6 सालों में बल्कि इन 8-10 सालों में हमने IMF के तकरीबन को 7-8 प्लान वो प्रोग्राम किए थे। और ये ग्राफ है, इस ग्राफ में 3 मेजर ग्राफ्स हैं। एक तो एक्सचेंज रेट का ग्राफ है, एक एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशो का ग्राफ है, और एक एसपीपी रिजर्व्स और एम नॉट का ग्राफ है। मतलब दोनों रेशोज नेगेटिव की तरफ हैं, मतलब कि आपने ट्रेड सेक्टर जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वहां भी आपने हिट खाई, आपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वहां भी आपने प्रेशर बर्दाश्त किया, और आपने एक्सचेंज रेट को डेप्रीशिएट जो कि 40-45 रुपए पे था वहां से आपने उसको डेप्रीशिएट भी होने दिया, और वो डेप्रीशिएट भी हुआ। मतलब कहने का ये है कि जो आपने मुसलसल इंटरवेंशन करी है एक जगह के ऊपर एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए, दैट वाज नॉट अपैरेंटली एक गुड पॉलिसी नजर नहीं आ रही थी। ये वो बात है, वो जो टेक अवे है जो मैं हम कर चुके हैं हम कि ये हम इन क्राइसिस में हम फंसे हुए थे। देखिए तीसरा स्टेप ये है कि हमने खुद मिसअलाइनमेंट कैलकुलेट की है कि एक्सचेंज रेट में ओवर मिसअलाइनमेंट है कितनी। देखिए जो हमने ये पहले बात किया है कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट और प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट के दरमियान जो डिफरेंस है वो मिसअलाइनमेंट है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना एक सीधा सीधा काम नहीं है कि मैं ये कैलकुलेट कर लूँ कि यार कि ये आज इतना एक्सचेंज रेट होना चाहिए था। आपकी ऑब्जेक्टिव बदलेगा, आपका फोकस बदलेगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बदलेगा, एम्पिरिकल मेथोडोलॉजी बदलेगी, अजम्पशंस बदलेगी, तो आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट का नंबर डिफरेंट हो जाएगा। टाइम बदलेगा, समटाइम्स हम जब स्टेट बैंक में होते थे तो हम कहते थे कि नहीं यार बहुत अच्छा स्टेट बैंक का एक
पॉलिसी नोट है, इस पाकिस्तान PKR इज ओवर वैल्यूड और नॉट। आई थिंक अस्मा खालिद, मैडम अस्मा खालिद का बड़ा अच्छा वो वाला है। तो वो मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम सब मिलके एक इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट निकालेंगे तो वो एक ही नंबर आएगा, नहीं। वो विद सैंपल टू सैंपल, मेथोडोलॉजी टू मेथोडोलॉजी, टाइम टू टाइम, डेफिनेशन टू डेफिनेशन वो चेंज होगा। कुछ जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हैं वो मॉडल बेस्ड होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये हमें देखना पड़ता है कि बेसिकली हम किसको, क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हम किस लिए इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन बड़ा कंप्रीहेंसिव लिटरेचर है। अगर आप 100 पेपर निकालें तो मैं ये बड़ा सेफली मैं ये दावा कर सकता हूँ कि तकरीबन में से 90 ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट जो है ना वो आपकी इकोनॉमी को पॉजिटिवली ग्रो करता है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। जो ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है वो आपका नेगेटिवली ग्रो करता है। मतलब एक बहुत कंप्रीहेंसिव और बहुत बड़ा नंबर जो है लिटरेचर का वो आपको इस तरफ लेके जाएगा कि आपका जो अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट है वो आपको पॉजिटिवली ग्रो की तरफ लेके जाएगा, आपकी इकोनॉमी को पॉजिटिवली वो कंट्रीब्यूट करेगा। हमने कैलकुलेट किया है, हमने बेसिकली मैं खुद वो इकोनोमेट्रिशियन हूँ, अच्छा लगता है, अप्लाइड इकोनोमेट्रिशियन हूँ, इकोनोमेट्रिक्स करते हुए मुझे अच्छा लगता है। एक स्ट्रक्चरल वार मॉडल वो बनाने की कोशिश की थी। मैं बस यही स्लाइड है वो मोटी सी एक। बेसिकली अभी तक जो मैंने स्टांस लिया वो स्टांस ये लिया है कि सेंट्रल बैंक ने इंटरवेंशन करी है, सेंट्रल बैंक ने इंटरवेंशन करके इसको वो लिया है। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था, मैंने जो कहा ना कि हर बंदा जब इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट निकालेगा, ये एक्सचेंज रेट मिसअलाइनमेंट कैलकुलेट करेगा, तो उसका फोकस, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी मेथोडोलॉजी, उसका सैम्पलिंग डिफरेंट हो सकता है। वो जो डिफरेंट सैंपल, डिफरेंट फोकस, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट मेथोडोलॉजी से उसका नंबर अलग निकल सकता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि सेंट्रल बैंक अगर इंटरवेंशन ना करता तो कितना एक्सचेंज रेट होता। सेंट्रल बैंक ने जो इंटरवीन किया है, हमने जितना फोकस बना के रखा है कि सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है। सेंट्रल बैंक को पहली तो यहाँ पे ये बात समझ लें कि ये जरूरी नहीं है कि सेंट्रल बैंक को बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। सेंट्रल बैंक को इंटरवेंशन करना चाहिए, लेकिन वो इतना नहीं करना चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली आपके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आपके ना कह रहे हो, लेकिन फिर भी आप इंटरवीन करते चले जा रहे हो। यहाँ पे मेरा फोकस क्या था कि इंटरवेंशन, तो मेरे लिए जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्क्रीन इक्वेशन थी और उससे भी जो इम्पोर्टेंट जो मेरा जो कोफिशिएंट है वो B65 है इंटरवेंशन के साथ। वो ये कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के बाद मैंने इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट निकालने की कोशिश की। बेसिकली दिस वाज द रिजल्ट कि अगर हम इंटरवेंशन, हमने जो जनवरी 91 से एक डेटा लिया, उस वक्त 45 रुपए का नहीं, उस वक्त 25 रुपए का डॉलर था, तो तकरीबन, तो हमने उसी को हमने एक इनिशियल पीरियड लिया। तो उसके बाद हमने ये देखा कि अगर स्टेट बैंक इंटरवेंशन ना करता, स्टेट बैंक ने इंटरवेंशन करी है तो हमारा एक्सचेंज रेट तकरीबन 158-160 रुपए पे है। अगर हमारा स्टेट बैंक इंटरवेंशन ना करता तो तकरीबन 200 रुपए का एक्सचेंज रेट इस पर होना चाहिए था। कंक्लूजन इज दिस कि सेंट्रल बैंक ने इतना लंबा अरसा इंटरवीन करा है, इतना लंबा अरसा इंटरवीन करने के बाद जो वो मैनेज कर सका है वो सिर्फ ये है कि हमारा जो डॉलर है वो 150-160 रुपए पे नहीं होना चाहिए था, बल्कि 200 रुपए पे होना चाहिए था हमारा इस वक्त, विदाउट इंटरवेंशन, ऑल अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, राइट। मतलब बहुत सारी और चीजें हैं, अगर उसको हम बीच में ना लेके आए, मैं फिर ये कह रहा हूँ बार बार के जो भी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट निकालेगा उसका फोकस डिफरेंस हो सकता है। हमारे यहाँ इस वक्त ये है कि सिर्फ हम इंटरवेंशन को देख रहे हैं। अगर आप ये अजम्पशन ले लें यहाँ पे कि जी अच्छा सेंट्रल बैंक 10% इंटरवीन करे तो कितना होगा, 15% इंटरवीन करना चाहिए या 20% इंटरवीन करना चाहिए, तो एक्सचेंज रेट का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। इस वक्त जो ये ग्राफ सामने बना हुआ है, ये तकरीबन जिस वक्त ये हुआ था, ये हमारा, ये हमने जब ये पब्लिश किया था तो थोड़ा सा एक हमने पब्लिक से ये भी सुनने को मिला था कि अच्छा आप ना वो ये कहना चाह रहे हैं जी कि डॉलर 205 रुपए का होना चाहिए। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि डॉलर 205 रुपए का होना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सेंट्रल बैंक इंटरवीन जीरो करे तो डॉलर 205 रुपए का होगा, राइट। तो यानी कि द टेक होम मैसेज इज दैट कि अगर हमने एक तो ये ग्राफ देखें, थ्रू आउट द हिस्ट्री हमने ओवर वैल्यू रखने की कोशिश की है और हमने ओवर वैल्यू रखा है, और जो हमने ओवर वैल्यू रखा है
वो उस ओवर वैल्यू रखने से हमने एक्सपोर्ट्स पे हिट खाई, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हिट खाई, हमने रिजर्व्स के ऊपर हिट खाई, हम बार बार IMF प्रोग्राम में गए, और फिर हमने अपनी ग्रोथ के ऊपर, हमने टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी हमने हिट खाई, राइट। सिर्फ हमने क्या किया कि मेरे एस्टिमेट्स, हमारे एस्टिमेट्स ये हैं कि मतलब हमारे से मुराद मेरे, मतलब इसमें पाइट, अगर ये गलत है तो इसमें पाइट का कसूर नहीं है, ये दिस इज माय एस्टिमेट्स। तकरीबन हमने $120 बिलियन मार्केट में सेल किया है। नेट सेल जो हमने जो नेट सेल नहीं, जो हमने सेल किया है $120 बिलियन किया है पिछले 20 सालों में, $120 अरब सेल किया है। और हमने बचाया क्या है कि हमारा जो डॉलर है वो 160 रुपए नहीं होना चाहिए था, बल्कि 205 रुपए होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने जितना ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट रखा है, हमने इसको इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज किया है, हमने अपने डिफरेंट ग्राफ्स में बताया है, और हमने अपनी कंपेटिटिवनेस भी लूज की है, हमारा ट्रेड अकाउंट भी खराब हुआ है। फिर हमने जो दूसरी रेशो हमने निकाली थी वो M2 ओवर सॉरी रिजर्व्स ओवर M0 वाली, हमने बार बार हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के ऊपर भी हमने हिट खाई है। तो दिस सजेस्ट के SPP को जो है ना, मतलब थोड़ा सा वो जो डॉक्टर साहब ने कहा था ना, वे फॉरवर्ड क्या है, हमेशा वे फॉरवर्ड ये है, हमेशा से वे फॉरवर्ड ये है। हम मतलब आज से 15 मेरा तकरीबन स्टेट बैंक के साथ, सेंट्रल बैंक के साथ 2002 से हमारा, और वो समझा हुआ है कि हमें थोड़ा सा, हमें नॉट थोड़ा सा, हमें एक्सचेंज रेट को मार्केट वैल्यू के ऊपर डिटरमिन करना चाहिए। और यही तकरीबन एक जो मार्केट एक्सचेंज रेट है, जो एक फ्री मार्केट जो वो है, और वही उसका ये है कि हमें इसको इतना ओवर वैल्यू नहीं करना चाहिए एक्सचेंज रेट को, कि हमें किसी और एक्सचेंज रेट के ऊपर, किसी और इंडिकेटर के ऊपर हमें बहुत ज्यादा वो हिट खानी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, ओवर टू यू सर। बाबर साहब। Sir, I'm सर। here. सर। All right, Ji. Thank you, Dr. Jaleel. It's a very informative session indeed. So we had a chance to learn that how the exchange rate, what is the exchange rate misalignment, by the way, and what's the role of central bank to determine the exchange rate. And over to this, ये भी पता चला कि what were the previously, what were the different ways through which the governments, they were managing the exchange rates. So I have a couple of questions for you. So the one question from Sakab is that why our exchange rate remains unstable over the years? So you just need to know, okay, why it happened. So I'll ask you questions one by one. So kindly, if you're comfortable with this arrangement, you can answer this question, or would you like to club all the questions and then answer one by one to that? सर 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद इकट्ठे चलेंगे, नॉट वन बाय वन। All right. ले लें, उसके बाद फिर जवाब देंगे। Okay, the second question is from Cheryl, that will undervalued exchange rate is beneficial as far as the overall progress of the country is concerned, or overvalued exchange rate? Likewise, I have another question from our student, that does depreciation of currency really helps the economy of Pakistan, or is it only due to IMF programs? If so, why does IMF include this as a major part of its SAP policies? जी, over to you, Dr. साहब। सर देखिए, पहली बात ये है कि एक्सचेंज रेट इनस्टेबल क्यों रहता है। हम जब नए नए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में गए थे ना, तो हमने ना, हमारे उस्ताद होते थे हनीफ, HBL की ट्रेजरी में होते थे हनीफ अखाई साहब ना, तो हम उनके पास ना कभी कभी ये मैकेनिज्म सारा सीखने के लिए जाते थे। तो वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि आप खून की नदियां बहा देना, अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा नहीं है, से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर ठीक नहीं है, तो अगर आप खून की नदियां बहा दें, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं हो सकता। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात समझें कि जिस तरह मार्केट में ना, एक आप करेंसी को कमोडिटी समझें, मार्केट में जो चीज की डिमांड ज्यादा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी सप्लाई ज्यादा है उसकी वैल्यू कम होगी, उसके उसकी उसकी कीमत कम हो जाएगी। देखिए, हमारे पास जो हमारे जैसे कंट्रीज होते हैं, जो मोस्टली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, वहां पे डॉलर का मसला, डॉलर की डिमांड का मसला हमेशा रहता है। मतलब वो 1, 2, 4, 6 साल, 10 साल नहीं, वो लंबे अरसे तक रहता है। हमें एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, और हमारे पास
इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा हैं, ये मिसमैच रहेगा। ये मिसमैच रहेगा तो वो जो जिस करेंसी के थ्रू, जिस कमोडिटी के थ्रू हम रुपये एक्सचेंज कर रहे हैं, उसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा होगी। जिस वक्त वो ज़्यादा होगी तो वो इसका मतलब ये है कि वो उसकी कीमत बढ़ेगी। उसकी कीमत बढ़ने का मतलब है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहेगा। लेकिन आइडिया ये नहीं है। इससे इससे अगर एक दफा आप इसको मार्केट वैल्यू पे डिटरमिन होने दें, जो इसकी मार्केट वैल्यू है, एक्चुअल मार्केट वैल्यू है, उसको अगर आप डिटरमिन होने दें, वहां पे एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब वहां पे वो चूंकि मार्केट उसको डिटरमिन कर चुकी होगी और उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा, आपको बार बार इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आईएमएफ डेप्रिशिएट करने के लिए इसलिए कहता है कि हमने अननेसेसरीली इंटरवीन करके हमने उसको ओवर वैल्यू रखा होता है, और हमें नजर आ रहा होता है कि यार ओवर वैल्यू रखने के लिए आपको मजीद डॉलर्स मार्केट में सेल करने पड़ेंगे। तो आईएमएफ इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आता है कि या कोई भी आएगा वो कहेगा कम से कम आप इस काम के लिए पैसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एक बेसिक वो इशू है ना वहां पे, राइट। आईएमएफ डायरेक्टली आपसे नहीं कहता कि आप डेप्रिशिएट करें, वो नजर आ रहा होता है कि अगर आप उसको मार्केट में इंटरवीन नहीं करेंगे तो वो डेप्रिशिएट होगा। तो इसलिए उसकी कंडीशनैलिटीज का भी पार्ट हो सकता है कि जिस वक्त वो कहता है ना कि देखें आपके 3 4 6, बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं किसी के पास लोन लेने के लिए जाता हूँ, मैं कहता हूँ बाबर साहब मुझे इतना लोन चाहिए, तो बाबर साहब पहले मुझे एक दफा भी लोन दे देंगे बगैर पूछे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोबारा भी दे देंगे, बड़े अच्छे दोस्त हैं। तीसरी दफा मैं बाबर साहब के पास जब लोन लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे बाबर साहब पूछेंगे ना, भी खर्चा कहाँ पे कर रहे हो, लग कहाँ पे रहे हैं, नजर तो नहीं आ रहे हैं। फिर वो आके मुझे इन्वेस्टिगेट करेंगे कहाँ पे खर्चा हो रहा है, तो जहाँ पे खर्च हो रहा होगा तो मुझे कहेंगे अच्छा भाई तुम ये खर्चा भी नहीं करोगे, ये खर्चा भी नहीं करोगे, ये खर्चा भी नहीं करोगे। तो वो मैं जब एक्चुअली अगर वो मैं खर्चा नहीं करूंगा वहां पे, मैं एक्सपेंडिचर नहीं करूंगा, तो डेफिनेटली वहां पे उस वाले सेक्टर से मुझे हिट आएगी। तो वो बेसिकली जिसे कहता है आपके पास डॉलर खत्म हो चुके होते हैं। आईएमएफ आपको नहीं कहता, डायरेक्टली नहीं कहता आईएमएफ के मतलब कि आप उसको डेप्रिशिएट करें। वो बेसिकली जिसे कहते वो आपको डॉलर दे रहा होता है तो वो आपको कह रहा होता है कि यार यहाँ पे आप इसको ओवर वैल्यू नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने डेप्रिशिएट करना है। और तीसरा सवाल था कि अंडर वैल्यू, यस, लिटरेचर ये कहता है कि अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट आपकी इकोनॉमी को हेल्प करता है। देखिए अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि डेफिनेटली आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव है। मतलब देखिए एक्सपोर्ट्स मेरे नज़दीक ऐसे है कि जिस तरह आपने एक दुकान खोल रखी है, तो आपकी दुकान की वो चीज़ 3 4 चीज़ों की वजह से बिकती है। उसमें इनोवेशन होनी चाहिए, उसमें पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, वो क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए और उसकी कीमत भी कम होनी चाहिए। तो एक्सचेंज रेट बेसिकली उसकी प्राइस डिटरमिन कर रहा होता है। तो अगर मतलब आप चीज़ बहुत महंगी कर दें, बहुत अच्छी कर दें, बहुत इनोवेटिव किस्म की भी हो, लेकिन वो लोगों की पहुंच से दूर हो जाए, या उसी तरह की उसी लेवल की एक चीज़ दोबारा किसी जगह से मिल रही हो, तो वो वहां से जाके खरीदेगा, ना कि मेरे से खरीदेगा। तो अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यू एक्सचेंज रेट के मुकाबले में ज्यादा बेहतर होता है। मतलब वो लिटरेचर कहता है कि बड़ा अच्छा हमने बड़ा अच्छा, तो खैर मेरी अपनी चीज़ है, मैं क्या बड़ा अच्छा कहूँ। आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखें, हमने एक रिसेंटली एक इसी पे वो जो वो है ना, एक हमने नॉलेज ब्रीफ लिखा है, उसमें तकरीबन हमने 60 स्टडीज इकट्ठी की हैं। 60 स्टडी में सिर्फ एक स्टडी, 59 ऐसी थी स्टडीज जिसमें सिर्फ ये था कि ओवर वैल्यू एक्सचेंज रेट आपकी इकोनॉमी को बेहतर करता है, लेकिन वो कोई स्टडी थी किसी अफ्रीका की किसी कंट्री की। बाकी जो 59 स्टडीज थी वो तकरीबन ये थी कि अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट आपको पॉजिटिवली वो करेगा, और जो ओवर वैल्यू एक्सचेंज रेट है वो आपको नेगेटिवली हिट करेगा। सर प्लीज नेक्स्ट। All right, sir. So we have a few more questions again from Saqib's side, that we see surge in dollar rate many times and devaluation of Pakistan rupee in recent past. So he asked a very interesting feature, that do we import dollar from UAE, or there are speculators in money market who do trade in dollars and change dollar rupee disparity? So this is a long question, I guess. Dr. Jalil, can you please settle it before I ask the second question? सर देखिए, जब कभी भी ना मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, स्पेकुलेटिव अटैक्स होंगे। जब भी कभी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, देखिए मार्केट में हो क्या रहा होता है। मार्केट में हो ये देखिए, पहले तो ये बात समझे कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, वो उसमें प्ले होता कैसे, उसमें प्ले होता ही ऐसे है कि ट्रेजरीज बैठी होती हैं बैंक्स की, यूबी एचबीएल की एक ट्रेजरी है, एक यूबीएल की एक ट्रेजरी है, एक स्टेट बैंक की ट्रेजरी है, जहाँ पे मतलब डॉलर आ रहे होते हैं। एक्सपोर्ट जो करने वाला है वो डॉलर लेके आ रहा होता है, जो इम्पोर्ट करने वाला है उसको डॉलर चाहिए। जिस वक्त मार्केट में एक अनसर्टेनिटी आएगी, वहां पे डेफिनेटली स्पेकुलेटिव अटैक्स होंगे।
जहाँ पे मुझे नजर आएगा ना, मतलब कि मुझे अगर नजर आएगा, सादी सी चीज है कि मुझे मुझे नजर आ रहा है कि यार कि मुझे कल भी मैं आपके पास डॉलर पड़े हुए हैं, तो मुझे मेरे पास एक डिमांड आती है, मैं आपसे कहता हूँ बाबर साहब कि मुझे ना इतने डॉलर चाहिए, तो मैं जिस वक्त आपसे पूछूंगा कि यार कि मुझे इतने डॉलर चाहिए, तो अचानक बाबर साहब को ख्याल आएगा कि यार देखो मेरे पास तो डॉलर हैं या डॉलर नहीं है, तो अगर ये मुझसे डॉलर ले लेगा तो इतना अकलमंद तो ये है ना कि मुझसे डॉलर खरीद रहा है, तो डॉलर की डिमांड है इस वक्त मार्केट में। आप किसी एक और से डॉलर का रेट लेंगे, जब आप किसी एक और से डॉलर का रेट लेंगे तो उसको भी यही मैसेज मिलेगा जो मैसेज आपको मिला हुआ है। फिर अभी डॉलर बिका या डॉलर बेचा या खरीदा नहीं गया है, लेकिन हो ये रहा है कि मैंने सिर्फ आपसे रेट लिया है, आपने किसी से रेट लिया है, आपने तीसरे उसने तीसरे ने दूसरे से रेट लिया है, तीसरे ने चौथे से रेट लिया है, उसने मार्केट में एक ऐसी फिजा पैदा कर दी है जिससे हुआ ये है कि मार्केट में शायद उतनी जरूरत या डिमांड या सप्लाई नहीं थी जितनी कि इस एक अनटारगेटेड बिडिंग ने उतनी डिमांड या सप्लाई पैदा कर दी है। तो वो एक दिन में यहाँ पे आके स्टेट बैंक को इंटरवीन करना चाहिए, और स्टेट बैंक इंटरवीन करता है। कि स्टेट बैंक क्या करेगा, स्टेट बैंक आके 10 15 20 30 मिलियन डॉलर जब सेल कर देगा तो वो मार्केट एक दफा स्टेबल या ट्रैंक्वाइल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस वाली अगर वोलेटिलिटी को स्टेट बैंक अगर कवर करता है तो दिस इज वेरी गुड, वेरी फाइन, स्टेट बैंक को इतना विजिलेंट होना चाहिए, सेंट्रल बैंक को, कि वो इसको करना चाहिए। लेकिन स्टेट बैंक का इशू ये है या सेंट्रल बैंक का इशू ये है, वो ये है कि वो इसको एक लंबे अरसे तक ट्रैंक्वाइल करता है और उसको जरा भी सी हिलना नहीं देता। उसमें शायद एक वजह कभी कभी हमें भी समझ आती है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, वो बड़ी थिन, बड़ी शैलो मार्केट है। उसमें एक भी बड़ी ट्रांजैक्शन आती है तो वो आपकी मार्केट 3 4 5 तो बड़े बड़े लोग हैं, 5 4 बिलियन की मार्केट है। अगर 5 4 बिलियन डॉलर की मार्केट में अगर 200 300 मिलियन डॉलर की अगर स्पेकुलेशन हो जाती है तो वो बेसिकली वो 20 10 15 20% ऑफ द टोटल मार्केट की स्पेकुलेशन हो रही है। अगर वो इतनी स्पेकुलेशन हो रही है तो उससे होता ही है कि अल्टीमेटली आपके वो जिस तरह सवाल था कि वो स्पेकुलेटिव अटैक हो सकते हैं, इस स्पेकुलेटिव अटैक को रोकने के लिए अगर सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है दैट इज वेरी गुड। मतलब ये स्टेट बैंक को करना चाहिए, किसी भी सेंट्रल बैंक को करना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा हटके बहुत ज्यादा अगर वो उसको एक लंबे अरसे के लिए उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है तो फिर ये आई होप क्या मैं सवाल के जवाब तक पहुंचाऊं, आई होप। All right, sir. So Ayasab has asked a question that will high interest rate increase the foreign exchange reserve? Despite of that, our investment goes down. Uh, Second question is that from Munib. Is there any historical example of a country whose economy grew with the undervalued exchange rate or free exchange rate? Which policy is historically preferred? Over to you, Dr. देखिए अयाज साहब का जो सवाल है ना वो बिल्कुल ठीक है कि वो हार्ड मनी तो आएगी। अभी हमने जो देखा है पिछले, वो आपने इंटरेस्ट रेट को 13.75% तक लेके गए थे तो तकरीबन $3 बिलियन आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आया। तो जिस तरह यासब ने कहा ना कि ये हुआ, लेकिन होता ही है कि जिस वक्त वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को फिर बहुत सारा कंप्रोमाइज भी करता है, राइट। जिस वक्त हमें कोरोना की वजह से आपको इंटरेस्ट रेट डाउन करना पड़ा तो वो तकरीबन 2.5 बिलियन $3 बिलियन वो एकदम से मार्केट में से निकला भी। तो कहने का मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट रेट की वजह से तो डेफिनेटली आपकी वो जो आएगा वो एक हार्ड मनी है, लेकिन दैट वुड नॉट बी स्टेबल। हाँ, अगर एफडीआई में आता है फिर एक अलग बात है, अगर वो उसमें एफपीआई पोर्टफोलियो में आता है तो उसमें वो इशू वो रहेगा। अंडर वैल्यू के लिए तो सर बहुत बड़ा लिटरेचर है। आप पूरे अफ्रीका को देख लें, आप पूरे उसके चाइना को देख लें, आप कोरिया की एग्जांपल ले लें, साउथ कोरिया की एग्जांपल ले लें, चाइना की एग्जांपल ले लें, आप किसी भी कंट्री के बड़े जो 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 आउटवर्ड ओरिएंटेड कंट्रीज हैं, जो ट्रेड करके या एक्सपोर्ट्स करके जिन्होंने अपनी चीज़ों को ठीक किया है, डेफिनेटली वो यही देते हैं कि मतलब वो आपने एक अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट से आपको ग्रो हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे नॉलेज ब्रीफ में हमने बकायदा पर्टिकुलरली साइट किया है, तकरीबन कुछ 60 से ज़्यादा स्टडीज़ हैं जिन्होंने ये हमें ये समझाया है कि यार नहीं, आपकी जो ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है वो आपको खराब करता है, अगर आपका अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है तो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। Right. Sir, please. So, Dr. Saima asked a question in relevance to our performance of our government. So, what do you think then in current scenario for Pakistan, that in which political regime institutional parameters played supportive role for exchange rate system and why? Would you like to answer this question, or sir? सर प्लीज देखिए इसमें ना गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट जो मैनेज करना है ना, एक्सचेंज रेट मैनेज करना सेंट्रल बैंक का काम है।
राइट, चाहे किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, ये उसका काम है, होना ये चाहिए। और स्टेट जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम ये है कि वो एक पॉलिसी बनाएगी कि हमने इस जगह पे रहना है, हमने अगर एक मार्केट बेस्ड किस्म का एक्सचेंज रेट रखना है या हमने कोई और काम करना है, ये एक एक अलग पार्ट है, ये गवर्नमेंट का पार्ट है। उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सेंट्रल बैंक का पार्ट है। अच्छा, अब होना ये चाहिए, एक्चुअली मैं ये सोचता हूँ या मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों इंस्टीट्यूशन में ना एक ट्रस्ट का लेवल भी होना चाहिए। मतलब एक दफा अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया ना, मतलब जिस तरह पीछे बजट आया, गवर्नमेंट ने कहा यार कि ना ये इतना इन्फ्लेशन होगा और इतना वो होगा, ये इन्फ्लेशन का एक टारगेट है, वो मिल जाता है अगर स्टेट बैंक को, सेंट्रल बैंक को, तो सेंट्रल बैंक उसको किस तरह से मैनेज करता है, ये सेंट्रल बैंक का पार्ट है। उसमें गवर्नमेंट को ये ट्रस्ट करना चाहिए उस वाले इंस्टीट्यूशन पे कि यार कि ये इसको अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। लेकिन अगर आप बार बार इंटरवीन करते चले जाते हैं, मुसलसल इंटरवीन करते चले जाते हैं, देखिए वो उससे होता ये है कि आप जो सेंट्रल बैंक है वो जो मैनेज कर रहा है उसकी भी क्रेडिबिलिटी, उसकी भी वो ये समझता है कि यार इशू है, प्रॉब्लम है कि मैं जो भी पॉलिसी दूंगा तो वो शायद गवर्नमेंट की तरफ से उसको दोबारा एक रिबटल आ जाए या खराब हो जाए। देखें कुछ अभी आज सुबह की अखबार में है कि रजा बाकर साहब ने कहा है कि यार कि ना ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक्सचेंज रेट दो दफा दोनों तरफ मूव कर रहा है, ऊपर भी गया है और नीचे भी गया है, राइट। तो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे कि यार कि अगर ये 158 रुपए पे आ रहा है तो ये 158 से फिर डेप्रिशिएट होकर नीचे की तरफ जाएगा, ये 160 पे जाएगा, 100, क्योंकि उसने कहा है कि जो दोनों तरफ मूव होगा, दोनों तरफ मूव होने का मतलब है कि कुछ दिनों के बाद ये जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे इनको ये कह देती है कि यार ऐसा नहीं होगा, ये 158 पे फिक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस। एक दफा अगर गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा जब जब इसहाक डार साहब का दौर था तो 100 रुपए का डॉलर हुआ था, या 101 रुपए का डॉलर हुआ, तो इसहाक डार साहब ने बड़े खुले लफ्जों में कहा था कि डॉलर 100 रुपए से कम होने लगा है। इसका मतलब क्या है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का काम नहीं है ना ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि अब वो स्टेट बैंक को जैसे भी करना पड़ा, उसको 100 रुपए से नीचे लाना पड़ा, वो इंटरवीन किया। जहां तक गवर्नमेंट का वो है, गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना दे कि यार कि आपने ये वाली एक्सचेंज रेट रिजीम फॉलो करनी है, वो भले मैनेज्ड है, भले फिक्स्ड है, भले वो फ्लोटिंग है, भले फ्री फ्लोटिंग है, कुछ भी है। उसके बाद उसको छोड़ दे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे या सेंट्रल बैंक पे छोड़ दे कि यार हाउ सेंट्रल बैंक विल मैनेज इट। उससे ये होगा कि ये दो जो इंस्टीट्यूशन है ये एफिशिएंटली और डिग्निफाइड रिलेशनशिप आपस में डेवलप करेंगे, और उसके बाद उसके बाद एक टाइम आएगा, वो सेंट्रल बैंक को ज्यादा बेहतर पता होता है, उसके पास एक ज्यादा तरह की वो है इंफॉर्मेशन है कि उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के फेस से ज्यादा कि पीएमएलएन गवर्नमेंट है या इमरान खान गवर्नमेंट है या पीटीआई गवर्नमेंट है, उससे ज्यादा ये ट्रस्ट है बिटवीन दो गवर्नमेंट्स का, दो इंस्टीट्यूशंस का, सेंट्रल बैंक का और स्टेट बैंक ऑफ गवर्नमेंट का। सर प्लीज। All right, sir. Let me pick few more questions. There is a long list of questions. One is from Nazia that according to the analysis you have shared, Pakistan kept its currency since 1991. So why State Bank of Pakistan keeps its overvalue despite having all these negative impacts? Second question is, this is from Dr. Uzair, that can undervalued exchange rate alone build export or forex earning capabilities? Let me pick one more for you, sir. So, Dr. Ateeb Sayyed, do you have the intervention data to verify what are you claiming? So, this is from Dr. Ateeb. So, over to you, Dr. Okay. तीन सवाल हैं। एक डॉक्टर उजैर का, देखें एक्सपोर्ट जो अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट है ये अकेला, दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स। अगेन एक्सपोर्ट्स हैं क्या, एक्सपोर्ट्स में फिर वही दोबारा मिसाल दूंगा कि एक्सपोर्ट्स आपकी दुकान की बनाई हुई एक चीज है जो कि आपने बेचनी है किसी दूसरे बंदे को या दूसरे मुल्क को। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इनोवेशन है उसमें इनोवेशन है, उसमें पैकिंग है, उसमें क्वालिटी है, उसमें आपका ट्रस्ट है और ब्ला 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 ब्ला। वन ऑफ देम इज प्राइस। जो आपका जो अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट है ये बेसिकली आपकी प्राइस को शो कर रहा है। लेकिन अगर आप
तीन चीजें इकट्ठी एक जगह पे बना भी लेते हैं, इनोवेशन कर लेते हैं, आप बांग्लादेश के साथ compete कर रहे हैं या आप इंडिया के साथ compete कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस लेवल की चीज बना सकते हैं। गिवन आपकी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी सेम है, आपकी स्किल उनकी स्किल सेम है, लेकिन अगर आपका एक्सचेंज रेट उनसे महंगा है, ओवर वैल्यूड है, तो आपको डेफिनेटली वो मार्केट में से आउट कर देगा। तो ये ऑल टुगेदर ये एक इंडिकेटर नहीं है, मतलब, लेकिन ये वन ऑफ द इंडिकेटर ये जरूर है। लिटरेचर ये कहता है कि जिन जिन कंट्रीज में अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट रहा है, जहां पे अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट रहा है, वहां पे ग्रोथ अच्छी हुई है, वहां पे ग्रोथ वो हुई है, हम तो डेटा से ही लेंगे ना, राइट। और जहां पे ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रहा है, वहां पे वो खराब रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल पता है कि एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड है। अगेन फिर बात हुई है कि अगर कहीं से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज द स्टेट बैंक इज अ बैंक ऑफ गवर्नमेंट, अगर मैंने फिर वही कहा ना कि इन दोनों का जो डिपार्टमेंट्स दोनों का वो है, जो दो इंस्टीट्यूशंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक दफा ये कहती है कि यार कि हमें ये वाला काम करना है, या गवर्नमेंट ये कहता है कि हमें हमें एक्सचेंज रेट रजीम को इस तरह से रखना है, देन लेट इट टू द एसपीपी, एसबीपी पे छोड़ दें। एसबीपी करता ही है कि एसबीपी इनको अगर ये कहता है कि हमें एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करना है, नुकसान हमारा ये है कि हमें इंटरवीन करना पड़ेगा फंड्स के साथ, बहुत सारे रिजर्व लगाने पड़ेंगे, और अगर वहां से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अगर ये जवाब आ जाता है कि यार, या किसी और गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आ जाता है कि यार वी विल प्रोवाइड द फंड, कोई फंड का क्या मसला है, फंड का कोई मसला नहीं है, तो स्टेट बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्टेट बैंक, मैं भी स्टेट बैंक से हूँ, और हम स्टेट बैंक वाले जितने भी सारे हैं, हमें हमें अंदाजा होता है कि ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट हमें खराब कर रहा है, हमें नजर आ रहा होता है यार कि हमारे रिजर्व जाया हो रहे हैं फॉर फॉर एन एक्टिविटी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें फिर बहुत सारी और चीजें भी ऐसी हैं जो हमें वो मुसीबत में डाली हुई हुई होती हैं। डॉक्टर अतीब का जो क्वेश्चन है, डॉक्टर अतीब को ये है कि जी इंटरवेंशन का डाटा जो है वो डॉक्टर साहब, इसमें दो इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि व्हेन आई वाज इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2002 से लेके तकरीबन 2000, बल्कि उससे पहले भी हमें बकायदा डिपार्टमेंट में डेटा शेयर होता था, डेटा शेयर होता था कि ये इंटरवेंशन का डेटा है, और ये तकरीबन एक्सरसाइज रही है मेरा ख्याल में कि 2012 तक का डेटा इंटरवेंशन का बिल्कुल उसी तरह का डे बाय डे डेटा आता होता था, और हमारे पास ये मौजूद है और हम इसको अपने इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल करते होते थे। उसके बाद का जो डेटा है वो आप खुद थोड़ी सी मेहनत करके उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो ये है कि आप अपने एक्सचेंज रेट का जो नंबर है, वो एक्सचेंज रेट का नंबर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट से मैच करा लें। वो कैसे मैच होगा, मतलब एक्सचेंज जो आपके रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स कहाँ कहाँ से बन के आ रहे होते हैं, मतलब रिजर्व्स के जो पॉजिटिव फैक्टर हैं वो 3 4 5 ही नजर आएंगे आपको। एफडीआई नजर आएगी, लोन्स नजर आएंगे, और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स और ये नजर आएंगे। और जिससे कहते हैं आप इसको सबको इकट्ठा करेंगे तो रेजिजुअल में एक चीज निकलेगी, वो जो रेजिजुअल में जो चीज निकलेगी वो निकलेगी फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन। तो वो आप खुद सेंट्रल बैंक में बैठे हुए हैं, आपको अंदाजा होगा कि उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और उससे हमने ये किया है कि हमने जो 2012 के बाद वाला पार्ट है वो हमने उसको इंटरवेंशन को रेजिजुअल से कैलकुलेट किया है, और उसके पीछे भी हमने रेजिजुअल से कैलकुलेट करके उसको मैच कराने की कोशिश की है। वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम निकल रहा था। तो हमने जो 2012 वाला पार्ट है वो इंटरवेंशन का डाटा हमने उससे निकाला है, अपनी इक्वेशन से निकाला है रिजर्व्स की 2012 से लेके, और उससे पिछले वाला डेटा हमारे पास जो कि हमें मिलता था वो हमारे पास था, तो हम उसको अपना यूज करते होते थे। ये डॉक्टर अतीब साहब के लिए। All right, Dr. Thank you. So, एक मैं question club करूँगा. Number of audience they ask the same question that when we have a negligible export, then why undervalued exchange rate would be better for our economy? And one more last question that is in reference to the relation of current government with the state bank and the previous governments with the state bank. So Shahbaz asked that government trust on its central bank is the key, that how you see the trust level in present government and the last one. Over to you, Dr. Sir. देखिए, जो है ना, हमारी एक्सपोर्ट्स इसलिए कम नहीं है कि हमने देखिए एक्सपोर्ट्स का बहुत सारी अगेन वो है ना चीज है। सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे ना जाएं, आप ट्रेड डेफिसिट पे जाएं, जिसे कहते हैं आप अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू कर रहे होते हैं ना एक्सचेंज रेट को। ओवर वैल्यू करने का मतलब यह है कि आप बेसिकली इंपोर्ट को सस्ता कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को महंगा कर रहे हैं, ठीक है।
अब अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट आप रख रहे होते हैं, तो अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि आप इंपोर्ट को महंगा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को सस्ता कर रहे हैं। ओवरऑल देखिए, आपकी एक्सपोर्ट्स सस्ती हैं, आपकी इंपोर्ट्स कम, आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, और आपकी इंपोर्ट है ही नहीं, तो फिर भी आपको बेनिफिट ही है ना, डॉलर तो आ ही रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इंपोर्ट्स बहुत थोड़ी हैं और एक्सपोर्ट्स बहुत भी थोड़ी हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम आ रही हो और बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रही हो, जिससे कहता आप अंडर वैल्यू रखते हैं। तो अगर आपकी कैपेसिटी नहीं भी है एक्सपोर्ट्स करने की, तो कम से कम एक इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा कि आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी। अगर इंपोर्ट्स कम होंगी तो उससे आपका ट्रेड डेफिसिट, ओवरऑल आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा। बेसिकली तो हमें अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करना है ना। मतलब बेसिकली ये तो नहीं है कि मतलब हमारे पास अगर लेट से कि हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते, हमारे पास बिजली का इशू है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का पावर का इशू है, हमारे पास कैपेसिटी का इशू है, इनोवेशन का इशू है, हम बना ही नहीं सकते हैं। लेकिन कम अज कम इससे ये जरूर होगा कि हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, और उससे हमें क्या होगा कि हमें ओवरऑल हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा ठीक हो रहा होगा। रिलेशनशिप यार सिंपल ना, रिलेशनशिप ना कैलकुलेट करने के लिए ना बस सिंपल ये देख लो कि पिछले कितने सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। मतलब मतलब वो ये भी एक इंडिकेटर ही होता है कि ओवरऑल पॉलिसीज कैसी चल रही होती हैं। मेनली दोनों इंस्टीट्यूशंस का ओवरऑल रिलेशनशिप ठीक होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर पॉलिसी। जो एक्सचेंज रेट का नंबर है, ये नंबर बेसिकली मोस्टली पोलिटिकली मोटिवेटेड होता है। देखिए, आपको दुनिया जहान में आप कोई भी उठा लेना, कॉटन की क्या प्रोडक्शन जा रही है, राइस की क्या प्रोडक्शन जा रही है, गन्ना किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, फलाना क्या हो रहा है, आपको दो तीन चीजें अखबार में नजर आएंगी और दो तीन चीजें लोगों की जुबान पे नजर आएंगी। जी, आटा महंगा हो गया है तो एक्सचेंज रेट महंगा हो गया है। तो एक्सचेंज रेट का जो नंबर है ये मोस्टली बेसिकली पोलिटिकली मोटिवेटेड होता है। इस ये भी गवर्नमेंट चूंकि वो पॉलिटिकल फेस बचाना चाह रही होती है, तो वो ओवरऑल इसको जो है ना, इसको गवर्नमेंट का ये ख्याल होता है कि एक्सचेंज रेट को जरा ओवर वैल्यू ही रहना चाहिए, जरा उसकी बल्ले बल्ले रहती है। और ये होता है, मतलब आप खुद बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स भी आपको बाज़ औक़ात आप किसी न किसी जगह पे कह रहे होंगे, देखो यार एक्सचेंज रेट इतने का था तो अब इतने का हो गया है। तो मतलब, लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट रिलेशनशिप वो करने हैं, तो वो आप बाकी जो मैंने इंडिकेटर बताया वो भी जरा एक बेहतर वाला इंडिकेटर है। एक दौर ऐसा था कि इसहाक डार साहब का, तो हमारे गवर्नर थे, एक्टिंग गवर्नर थे, मतलब याद होगा आपको। तो उन्होंने कुछ 6-7% एक दिन में एक्सचेंज रेट डिवैल्यू किया था, डेप्रिशिएट किया था। वो बड़े रियाजुद्दीन साहब, नाम ले रहा हूँ मैं, बड़ी इज्जत करते हैं हम उनकी, बड़ा ह्यूज रिकॉर्ड है हम लोगों का, हम हमारे लोगों हमारा उनके लिए। तो वो मतलब उन्होंने एक मरियम नवाज की शायद पेशी थी उस दिन नैब में या सुप्रीम कोर्ट में या क्या। उससे हुआ ये कि उन्होंने ना वो किया, कुछ 6-7% उन्होंने डिवैल्यू डेप्रिशिएट होने दिया, मार्केट पे छोड़ा, नॉट डेप्रिशिएट होने दिया, मार्केट इंटरवीन नहीं किया बस मार्केट में। तो वो मतलब गवर्नमेंट ने उसको इस तरह से लिया कि यार देखें, चूंकि आज मरियम नवाज की पेशी थी और ये दिन हुआ था तो फलाना हुआ था तो डेप्रिशिएट हुआ। देन एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी बकायदा कि यार के ये आपने उस दिन ही क्यों किया और ऐसे ही क्यों किया और ऐसे ही क्यों हुआ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यार इंस्टीट्यूशंस में ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन मतलब सिर्फ उसी हद तक चलनी चाहिए जहां तक कम से कम आपकी इकोनॉमी को ना हो। मतलब हमारा जो एज एन इकोनॉमिस्ट, जो मैं एक्सटर्नल सेक्टर को बड़े गौर से देखता हूँ, या मेरी ट्रेनिंग ऐसी एक्सटर्नल सेक्टर वाली, मैं मतलब इस पे कन्विंस्ड हूँ कि स्टेट बैंक इस वक्त और मुसलसल इसको थोड़ा सा इसको उस पे जाने दे, अपने मार्केट वैल्यू पे जाने दे। इससे कोई क़यामत नहीं आती, इससे ज्यादा कोई क़यामत नहीं आती जितनी आ चुकी है। सर, दिस इज फ्रॉम माय साइड। Thank you very much, sir. Though there are a number of questions, or let me confess this truth कि एक क्वेश्चन जो है मैं वो willingly मैं वो नहीं पूछ रहा, और वो क्वेश्चन है from Ali Kamal. So I would love to have another session with Ali Kamal, because Sure, Ali Kamal has certain reservations on the underlying assumptions which he weighed are wrong. So he asked me that if you allow, I can explain it on the floor. So ये मैं question pose नहीं कर रहा है, and I would love कि Ali Kamal के साथ में एक और session arrange करूं for the students and for the audience. इसका follow-up session to you. So sorry Ali, so I'll in touch with you, और इंशाल्लाह हम एक session जो है इस पे arrange करेंगे बहुत जल्दी.
सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जलील, आपने बहुत सारी जो हमारी क्यूरीज थी, जो हमारी बैक ऑफ द माइंड फियर्स थे, उनको एड्रेस किया. दो सर्टन फियर्स आर स्टिल देयर, बट एट लीस्ट एट सर्टन पॉइंट सर्टन क्लैरिटी जो है वो आई. एंड होपफुली स्टूडेंट्स का हमने अरेंज किया हुआ था अपना अलहदा से, उनकी तरफ से भी क्वेश्चन आए. और आई वुड लव कि हम इस तरह के सेशंस जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पार्ट की कोलैबोरेशन जो है इन कमिंग डेज भी इसी तरह से चलती रहेगी. एंड at the end I would like to thank you all the audience and their questions. So उन questions की वजह से भी कुछ certain चीजें जो explain होने से रह गई थी वो खासी clarity हमें मिली है. So thank you very much Dr. Jaleel. Thank you very much बाबर साहब, बहुत शुक्रिया. थैंक यू टू डॉक्टर साइमा सरवर एंड थैंक यू टू महबूबुल हक सोसाइटी जिन्होंने ये सारा ये अरेंज किया. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू. एंड ऑन अ लाइटर नोट, लास्ट में आपने बार बार मेरे पास आए कर्जा लेने के लिए और मुझे फील हुआ कि मैं शायद बहुत कोई अमीर बंदा हूँ. वेरी मच फॉर गिविंग दैट इज फॉर अ सर्टेन टाइम कि जनाब जलील साहब मेरे पास बार बार कर्जा लेने आ रहे हैं, वो भी डॉलर्स में. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया सर जी, सो लव. थैंक यू.